नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जब बेटे बहुओं ने अपनी बूढ़ी माँ को घर में नौकरानी बनाकर रखा तो माँ ने किया कुछ ऐसा। मम्मी जी, मैं नहाकर आ गई हूँ। मेरा नाश्ता तैयार हो गया हो तो जल्दी से मुझे नाश्ता दे दीजिए और मेरा टिफ़िन भी जल्दी से तैयार कर दीजिए। ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये क्या मम्मी जी, क्या बना दिया आपने? मुझे तो आज पनीर खाना था और आपने पराठे बनाकर रख दिए, जबकि मैंने आपसे रात ही बोला था कि सुबह मुझे पनीर बना देना। आपका ध्यान कहाँ रहता है? उमा जी की आंखों में बहू की बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं। अब बहू के सामने अपने आंसुओं को छुपाकर वह बहू से कहती हैं, बहू मुझे याद नहीं रहा, अभी बनाकर लाती हूँ। बहू कहती है, वैसे ही देर हो रही थी मुझे ऑफिस के लिए, पहले ही लेट हो रहा है। अगर आपने मेरा टिफ़िन तैयार कर दिया है तो जल्दी से उनका टिफ़िन भी दे दीजिए, वो भी आ रहे हैं। और ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। उमा जी किचन में आ जाती हैं और जल्दी जल्दी बहू का टिफ़िन तैयार करती हैं। जैसे ही वे टिफ़िन तैयार करती हैं तब तक बहू भी आ जाती है। उमा जी बहू को टिफ़िन दे देती हैं। बहू टिफ़िन लेकर उमा जी से कहती है, मम्मी जी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आप जय को दूध पिला देना और कुकर में उसके लिए थोड़ी सी खिचड़ी चढ़ा देना। और हाँ, शाम को जब वह सोकर उठे उसे ऑरेंज जूस पीने को दे देना, बिना बर्फ़ मिलाए, नहीं तो गला पकड़ लेगा। और जब स्कूल से आए तो बस स्टॉप पर जाते वक्त छाता ले जाना मत भूलना, बहुत तेज़ धूप है, उसका बैग भी बहुत भारी है, तो आप उठा लेना, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। राम को लंच के साथ सलाद देना मत भूलना, वरना वो खाना नहीं खाएंगे। प्रिया अपनी सास को रोज की तरह न जाने कितने सारे आदेश देकर ऑफिस के लिए चली गई। उमा जी ने अपने बेटे राम का लंच बॉक्स तैयार किया, साथ में सलाद भी। फिर उसे नाश्ता देकर वे खुद भी पूजा करने लगी थी कि तभी 2 साल का जय जाकर मम्मी मम्मी कह के रोने लगा। उमा जी ने उसे चुप कराया और दूध पिला दिया। राम भी टिफिन लेकर ऑफिस चला गया। तभी काम वाली बाई आई और आज वो जल्दी आ गई थी। उमा जी ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने अभी घर भी नहीं समेटा है, बच्चों ने सारा घर बिखेर दिया है। और वो जल्दी जल्दी घर समेटने में लग जाती हैं। मैम साहब, ये तो आपका हर रोज़ का काम है, मुझे देर हो जाती है, एक यही घर नहीं है, मैं और भी घर काम करने को जाती हूँ। अगर सब ऐसे ही करने लगेंगे तो शाम तक मैं यहीं रहूँगी क्या? मेरे भी बाल बच्चे हैं। काम वाली बाई जल्दी में काम खत्म करने की जल्दी मचा रही थी। उमा जी ने भी तहस नहस घर था वैसे ही समेट दिया और काम वाली बाई झाड़ू पोछा करते ही चली गई। उमा जी रसोई में गई तो बर्तनों का चिट्ठा देखकर उनका सिर चकरा रहा था और रसोई सारी बिखरी हुई थी कि इतने में उसका पोता जय रसोई में आकर बर्तन फैलाने लगा और गीले फर्श पर फिसल गया और फिर रोने लगता है। उमा जी घबरा जाती हैं और उसे गोदी में लेकर चुप कराती हैं। तभी प्रिया का फ़ोन आ जाता है, आपने जय को दूध पिला दिया? और हाँ, अगर पिला दिया हो तो उसे नहलाने से पहले उसकी अच्छे से मालिश कर देना, उसकी सारी स्किन रूखी हो रही है। और बिना कुछ कहे सुने फ़ोन रख दिया। उन्होंने फटाफट से उसकी मालिश की और खेलने के लिए छोड़ दिया। फिर सोचा खिचड़ी बनाने के लिए कुकर साफ़ नहीं है तो भगोने में खिचड़ी चढ़ा दी और जय को नहलाने लगी। जय थोड़ा सा चुलबुला और थोड़ा शरारती था, पानी लेकर उन पर ही डालने लगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने पोते को नहलाया। तभी प्रिया का फिर से फ़ोन आ गया, जय को खिचड़ी खिला दी क्या? उसके खाने का समय हो गया है। क्या आप अभी भी खिचड़ी बना रही हैं? मैं बनाते ही तुरंत खिलाती हूँ, उमा जी ने जवाब दिया। तभी प्रिया ने वीडियो फ़ोन कर दिया और गैस पर भगोना देखकर वह उन पर चिल्लाने लगी, आप भी हद करती हैं, भगोने में खिचड़ी चढ़ाई है, उसमें तो अच्छे से पकेगी भी नहीं और बच्चा भी भूखा रह जाएगा, आपने कुकर में क्यों नहीं चढ़ाई? अब तक तो बच्चे का भूख से फालूदा भी बन गया होगा। उमा जी क्या कहती? प्रिया लगातार बोले जा रही थी। जब तक उन्होंने खुद फ़ोन नहीं रखा, शायद कैबिन में कोई आ गया था। उमा जी की आंखें भर आई और उन्होंने अपने आप को संभाला। तब तक खिचड़ी भी बन गई थी। उसे ठंडा करने के लिए हिलाने लगी। बच्चे भी आसानी से कहाँ कुछ खाते हैं। बच्चों को खाना खिलाना भी बड़ा मुश्किल काम है। एक जगह बैठकर तो बिल्कुल नहीं खाते। जय के पीछे दौड़ भाग करके वो थक गईं। थोड़ी देर के लिए बैठ गईं। अब उन्हें भी भूख लगने लगी थी।
रसोई में से नाश्ता लेकर खा लिया और अभी बर्तनों का ढेर रखा था। बेटे बहू इतना कमाते हैं फिर भी बर्तन वाली नहीं लगाते, सिर्फ झाड़ू पोछा वाली लगा रखी है, वो भी इसलिए कि उनका बेटा गंदे फर्श पर नहीं खेले। उमा जी की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, पर बीमारी इंसान को समय से पहले ही बूढ़ा बना देती है। उमा जी शुगर के कारण जल्दी थक जाती थी और बहुत जल्दी भूख लग जाती। राम उनकी इकलौती संतान था, उसी का पालन पोषण किया और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। अभी 10 साल पहले उनके पति की मौत हुई थी, तब तक राम नौकरी पर लग गया था। उनके जाने के बाद प्रिया घर की बहू बनकर आई। पढ़ी लिखी नौकरी पेशा करने वाली बहू को वो नहीं लाना चाहती थी, पर आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। राम को प्रिया से ही शादी करनी थी। उन्होंने समझाया भी कि बेटा तुम दोनों ही नौकरी पर चले जाओगे तो फिर मैं घर में अकेली रहकर क्या करूँगी। राम ने जवाब दिया, मम्मी बड़ा शहर है, भारी खर्चे हैं, पत्नी भी कमाएगी तो ही घर चलेगा, वरना एक की कमाई से पार नहीं पड़ेगी। फिर मेरे सभी दोस्तों की पत्नियां कमाती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो मैं घरेलू लड़की अपने लिए नहीं लाऊंगा। ऐसा नहीं था कि उसकी नौकरी अच्छी नहीं थी, पर उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में दिखाना था कि मेरी पत्नी मामूली सी गृहिणी नहीं, बल्कि वह भी अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी पेशे वाली है। राम ने जिद की और प्रिया से शादी कर ली। अभी तक उमा ही घर का और रसोई संभाल रही थी। बहू आने के बाद भी वह सहारा नहीं मिला, बल्कि उनका काम और बढ़ गया। बहू तो रसोई में पैर भी नहीं रखती, उनको दोनों का टिफ़िन बनाकर देना होता था। उन्होंने सोचा नई नई बहू है, अभी समय लगेगा, पर प्रिया को तो खाना बनाना पसंद ही नहीं था और उसके पास समय भी नहीं था, ऑफिस आने जाने में व्यस्त रहती थी। उमा जी ने सोचा कोई बात नहीं, बेटे के साथ साथ बहू भी कमा लेगी। पर जब प्रिया पहली बार गर्भवती हुई तब वह घर पर ही रहती थी, पर रसोई में पैर भी नहीं रखती थी। उमा जी ने तब भी एक अच्छी सास की तरह उसकी देखभाल की, उसका बहुत ही ख्याल रखा। अपनी पहली बेटी निशा के जन्म के कुछ महीनों बाद ही प्रिया फिर से काम पर जाने लगी। अपनी पोती को उमा जी बहुत प्यार करती और उसका हर काम करती थी। तब घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली और खाना बनाने वाली भी आती थी। वह घर भी देख लेती थी और अपनी पोती के साथ खेल भी लेती थी। धीरे धीरे उन्हें शुगर हो गया और शरीर में थकावट सी रहने लगी। वह घुटनों के दर्द से भी परेशान रहने लगी। अब निशा नर्सरी में आ गई थी तो काम भी ज़्यादा हो गया। अब पहले वाली उनमें जान नहीं थी। प्रिया दूसरा बच्चा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था महंगाई में एक बच्चा ही पालना भारी है, 2 बच्चे कैसे पलेंगे। लेकिन राम का मन था कि निशा अकेले नहीं रहे, उसे अपना भाई बहन कोई तो मिल जाए। फिर उसे एक बेटा हुआ। जय के जन्म के बाद बहू ने महंगाई का हवाला देकर खाना बनाने वाली हटवा दी। मम्मी जी घर पर ही रहती हैं तो यही खाना बना लिया करेंगी। अब 2 बच्चों का खर्चा बढ़ गया है तो कहीं पर तो कटौती करनी होगी। जय बड़ा हो रहा था, पर राम और प्रिया अपने ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहते थे, इसलिए बच्चों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलती तो मॉल में शॉपिंग या मूवी या दोस्तों के साथ पार्टी में जाया करती थी। उमा जी दोनों बच्चों को दिन भर संभालती हुई थक जाती थी। उस पर घर का काम और खाना भी था। उमा जी से अब सहन नहीं हो रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा था बहू नई नई है, कैसे घर संभालेगी। फिर ये ख्याल किया कि वह गर्भवती है तो उसका ध्यान रखना मेरा ही कर्तव्य है। फिर ये ख्याल किया कि बहू का पहला बच्चा है तो उसे कहाँ बच्चे पालना आता होगा। यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि बहू 2 बच्चों और ऑफिस को कैसे संभालेगी। पर अब पानी सर के ऊपर से गुजर रहा था। अब उमा जी से नहीं हो रहा था। बेटे राम को भी बस पैसा कमाना था या किसी भी तरह पैसा बचाना था। उसे अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी और माँ पर वो दोनों खर्च भी नहीं करते थे। वो वहाँ पर बस दोनों वक्त का खाना खाती थी, पर वो भी चैन से नसीब नहीं होता था। पोते पोती हर दादी को प्यारे होते हैं, पर जब उनकी सारी जिम्मेदारी उन पर ही डाल दी जाए तो वो प्यार भी ज़बरदस्ती सा लगने लगता है। एक रविवार दोनों बेटे बहू जब उठे ही थे, उमा जी ने कहा कि वह गांव में जाकर रहना चाहती हैं। अब यहाँ पर उनका मन नहीं लगता है। गांव की अच्छी हवा से शायद उनकी तबीयत ठीक रहने लगे। तो यह सुनकर प्रिया जवाब देती है कि अरे गांव में आपको रोटी कौन देगा,
यहाँ तो 4 वक्त का खाना आप मुफ्त में घर बैठे खाती हैं। आपको गांव में जाकर क्या मिलेगा? मुफ्त एसी की हवा और शानदार सोसाइटी का रहन सहन गांव में कहाँ मिलेगा? फिर घर कौन संभालेगा? निशा और जय को कौन संभालेगा? तो आप नहीं जाएंगी। यह सुनकर उमा जी का दिल भर आया। बहू, मैं यहाँ मुफ्त नहीं खाती हूँ। तेरे 3 वक्त के बर्तन मांजती हूँ, तीनों वक्त का नाश्ता खाना बनाती हूँ, तुम्हारे दोनों बच्चों को संभालती हूँ। इतना काम करने के लिए भी कोई दिन भर में काम पर रखोगी तो तुम्हारे 14-15 हज़ार आराम से खर्च हो जाएंगे। मैं तुम्हारे रुपए बचाती हूँ, मैं मुफ्त में नहीं खाती। पर तुम्हें तो मैं मुफ्त की नौकरानी मिल गई, और वो तुम्हारे पति को पढ़ाने और बड़ा करने में मैंने लाखों खर्च किए हैं। तुम और तुम्हारा पति जीवन भर भी मुझे बिठा कर खिलाते तो भी खर्च नहीं होता। बहू, आज तुमने मेरी 2 रोटी की कीमत लगा दी, वो भी मैं खुद बनाती हूँ। तुमने तो आज तक मुझे 2 रोटी बनाकर कभी खिलाई भी नहीं। एक बार रसोई में जाकर तो देखो, खाना बनाकर तो देखो। 2 दिन में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा खाना कैसे बनता है, कितनी मेहनत से बनता है। दूसरों का नाम रखना आसान होता है, और जब वही काम खुद करना पड़ता है तब पता चलता है कि यह काम कितनी मेहनत का है। तुमने कभी खाना बनाकर नहीं देखा तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? तुम्हें तो रसोई बनाना फिजूल का काम लगता है। तुम्हारे लिए मेरे प्यार, परवाह और इस घर के प्रति समर्पण की कीमत बस यही 2 रोटी हैं। मैंने तो तुम्हें अपना समझकर तुम्हारा ख्याल रखा, पर तुमने तो अपनी सास को ही मुफ्तखोर बता दिया। मुझे तुम्हें अपनी बहू कहते हुए भी शर्म आ रही है। जब अपना बेटा ही अपना ना रहा तो तुम तो फिर भी पराए घर से आई हो। इसे भी अपनी माँ की तकलीफ और परेशानी नजर नहीं आ रही, बस पैसे कमाने की पड़ी है। कभी राम ने आकर पूछा कि माँ कैसी हो? माँ, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? अस्पताल भी मैं अपनी सहेली के साथ जाती थी, और खुद की दवाई भी मैं खुद तेरे पापा की पेंशन के रुपयों से लाती हूँ। मैंने अपने बेटे, बहू और दोनों बच्चों के लिए बहुत किया है, पर अब और नहीं कर सकती। तुम तुम्हारे बच्चे और घर संभालो। वैसे तो घर मेरे पति और मेरा बसाया हुआ है, पर मैं एक माँ होकर मैं अपने बच्चों को बेघर नहीं कर सकती। मैं इस घर से तुम्हें बहू बनाकर लाई हूँ, तो तुम्हें कैसे घर से जाने को बोल दूँ? तुम दोनों को तो शर्म नहीं है, पर मेरी आंखों में अब भी शर्म का पानी बचा हुआ है। बस मुझे अभी इस घर से जाना है। इस उम्र में बीमारी संभालूं, रसोई संभालूं, घर संभालूं, छोटे बच्चों को संभालूं। रिया, मैं घर की मालकिन हूँ, बावर्ची और तुम्हारे बच्चों की आया नहीं हूँ। अपने बच्चों को संभालो या एक मेड रख लो, मुझसे तो ये सब नहीं संभाला जाता। रही बात पैसों की, तो मैं तुम दोनों से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पति की पेंशन ही काफ़ी है। बहू, तुम जब भी ऑफिस जाती थी, जगह खाने पीने के लिए 10 बार फ़ोन करती थी। कभी मुझसे भी पूछती कि मम्मी जी आपने खाना खाया या नहीं, समय पर दवाई ली या नहीं। क्या तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है? जिस माँ ने तुम्हारे पति को बड़ा किया, जो तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, उसके प्रति तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है? ये कहकर उमा जी फूट फूट कर रोने लगी। राम और प्रिया दोनों बेटे बहुओं की नज़र शर्म में झुक गई। वो कुछ कहने लायक नहीं रहे थे उमा से। माँ को उन्होंने कभी समझा ही नहीं, वो दोनों क्या कहते। उनकी बोलती बंद हो गई। माँ को रोता हुआ देखकर राम उठकर अपनी माँ के पास आया और माँ को चुप करते हुए बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। पैसे कमाने और पैसे बचाने के चक्कर में मैं अपनी माँ का दर्द और तकलीफ़ को भूल गया था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। अब मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। आप घर छोड़कर मत जाइए। मुझे और प्रिया को तो घर के बारे में और दोनों बच्चों की आदतों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप इतने सालों से हमारा बर्ताव देखकर सवाल कर रही थी, तो मुझे घर और बच्चों की आदतों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उमा जी ने दोनों बेटे बहू की आंखें खोल दी थी। आज उन दोनों को अपनी गलती याद आ रही थी। तभी प्रिया उमा जी के पास आकर उनसे माफ़ी मांगती है। मम्मी जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। आपने माँ बनकर हम सबका ध्यान रखा, और मैंने आपको कभी सास समझकर भी आपका आदर सम्मान नहीं किया। आप चली जाएंगी तो दोनों बच्चे कैसे रहेंगे? इन्हें आपकी आदत हो चुकी है। ये घर भी अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। ये घर आपका है मम्मी जी, आप इस घर की मालकिन हैं।
और हमेशा रहेंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और घर के काम में भी आपका हाथ बटाया करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज़ मम्मी जी चुप हो जाओ और मुझे माफ़ कर दो। उमा जी लगातार रोए जा रही थी। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों बेटे बहू उमा जी को चुप करते हैं। बेटे के माफ़ी मांगने के बाद और अपनी गलती का एहसास होने के बाद उमा जी पिघल जाती हैं और वहीं रुक जाती हैं। अगले दिन से बर्तन वाली और खाना बनाने वाली रख दी जाती है। प्रिया अब साभी से जल्दी उठने लगी थी। ऑफिस जाने से पहले रसोई में मम्मी जी का हाथ बटाने लगी थी और घर के कामों में भी काफ़ी सहयोग करने लगी थी। ऑफिस से आने के बाद घर में जो काम दिखाई देता था वो भी अब उमा जी से ना कहकर खुद करने लगी थी। पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उमा जी ने ही ले रखी थी, क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। संतान की संतान से प्यार कभी नहीं छूटता है। आजकल ऐसी घटनाएं आम हो रही हैं। कुछ लोग माँ बाप को साथ तो रखते हैं पर उन्हें नौकर बना लेते हैं और उनका ख्याल भी नहीं रखते हैं। अपनी संतान को पालने और बड़ा करने में ही माता पिता थककर चूर हो जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।